गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हम अल्केन स्टडी कर रहे थे और अल्केन्स के अंदर हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी यूजेस को कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। मतलब कि जो मैकेनिज्म है अल्केन्स का जो हैलोजिनेशन करवाते हैं वो कैसे होता है, फ्री रेडिकल से होता है। तो वो हम देखेंगे, देखिए किस तरह से होगा। तो टॉपिक चल रहा है अल्केन्स mechanism of free radical halogenation of alkanes। तो देखिए रिएक्शन बेसिकली जो आपको पता है कि जो ये फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होता है ये क्या है, एक तरह से पॉली सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन है। पॉली सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन का मतलब ये कि इसके अंदर हमारे पास कोई भी जो अल्कीन होता है उसमें जितने हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन एक एक करके रिमूव होते जाते हैं। उसके अंदर हम क्या ऐड करते जाते हैं, हैलोजन एटम्स ऐड करते जाते हैं। तो जो ये रिएक्शन है इसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल से होता है और वही हम इसको क्या है डिटेल में स्टडी करेंगे, किस तरह से रिएक्शन होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसके अंदर और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसमें वो डिपेंड करेगी। तो देखिए सबसे पहले कि जो ये फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन है। तो सबसे पहले जो हम मैकेनिज्म देखेंगे वो देखेंगे मीथेन का हैलोजिनेशन। तो देखिए हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। अब देखिए मीथेन का हैलोजिनेशन करवाना है तो सबसे पहले हम यहाँ से देखिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। CH4 लिया, साथ में Cl2, ये बन गया हमारे पास CH3Cl प्लस HCl। अब दोबारा CH3Cl प्लस Cl2, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर दोबारा देखो CH2Cl2 प्लस Cl2, CHCl3 प्लस HCl और लास्ट में CHCl3 प्लस Cl2, CCl4 प्लस HCl। तो देखिए सबसे पहले ये तो क्या है जो हैलोजिनेशन है, मतलब ये देखिए अल्केन्स हमारे पास क्या था, देखिए हैलोजिनेशन देखें मीथेन का, मीथेन लिया, मीथेन का हम करवा रहे हैं क्लोरीनेशन। मीथेन के क्लोरीनेशन के अंदर हमने पहले एक वहां से हाइड्रोजन रिमूव किया और एक क्लोरीन ऐड कर दिया। फिर इस तरह से दोबारा क्लोरीनेशन करवाया तो दूसरा क्लोरीन ऐड हो गया। फिर तीसरी बार क्लोरीनेशन करवाया तो तीसरा क्लोरीन ऐड हो गया। और फिर जब दोबारा क्लोरीनेशन करवाया तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे सारे क्या आ गए, क्लोरीन आ गए और हमारे पास आ गया CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमारे पास आ गया। तो ये रिएक्शन है देखिए हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन की, कि हम किस तरह से मीथेन का हैलोजिनेशन करवा रहे हैं। अब इसी की देखिए जो ये हैलोजिनेशन करवाया इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे कि जो ये मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। देखिए जो पहला स्टेप है वो होता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, सेकंड स्टेप होता है चेन प्रोपगेटिंग स्टेप और थर्ड स्टेप इसमें होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो जो ये 3 स्टेप्स हैं देखिए इन 3 स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो उसके पहले देखो कि कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जो ये रिएक्शन है। देखिए रिएक्शन आई थिंक मेरे को लगा आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ CH3Cl CH2Cl2 प्लस Cl2 CHCl3 प्लस HCl, CHCl3 प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl। वे भी यहाँ जितनी भी होगी तो वहां पे देखिए ऐसे 4 स्टेप्स के अंदर हमने क्या कर दिया, हैलोजिनेशन कर दिया। और इसकी देखिए कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस देखी गई कि किस किस देखिए जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल रिएक्शन है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो हमेशा यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर होता है या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखिए कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस देखी गई कि हमने जैसे से टेम्परेचर चेंज किया है हमने लाइट के अंदर रिएक्शन करके देखी या डार्क के अंदर रिएक्शन करके देखी। तो देखिए सबसे पहले
और डार्क के अंदर रिएक्शन की तो रिएक्शन हो गई। फिर थर्ड कंडीशन हमने दी कि रिएक्शन करी हमने लाइट की प्रेजेंस के अंदर और फिर जब रिएक्शन डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में करी तब भी रिएक्शन हो गई। और लास्ट देखिए उसके बाद कि अगर हम देखिए यहाँ पे बार बार इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं इस तरह से, तो एक प्रॉपर क्या है देखिए अब इस एक रिएक्शन का क्या देखेंगे मैकेनिज्म देखेंगे और उससे हम बाकी सारे मैकेनिज्म भी स्टडी कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये सिंपली क्या था, हैलोजिनेशन था मीथेन का। तो मीथेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बार बार हैलोजन एटम ऐड कर रहे हैं और तब तक ऐड कर रहे हैं जब तक कि सारे हाइड्रोजन रिमूव होके सारे उसमें क्लोरीन ऐड नहीं हो जाते। तो देखिए अब मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए मैकेनिज्म के अंदर जो स्टेप 1 है हमारे पास वो है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप के अंदर देखिए हम Cl2 मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पे हमें H2 या फिर सनलाइट डिफ्यूज सनलाइट और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आ जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप है किसका मैकेनिज्म, मीथेन का। स्टेप 2 ये है चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। अब इसके अंदर देखिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक तो क्लोरीन फ्री रेडिकल लेंगे और साथ में हम लेंगे CH4। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन के अंदर क्या बनेगा हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और साथ में बनेगा HCl। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए ये मिथाइल फ्री रेडिकल लेंगे और साथ में लेंगे Cl2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा CH3 Cl प्लस साथ में आ जाएगा Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, इस तरह से CH3 Cl और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये तो देखिए चेन इनिशिएटिंग और चेन प्रोपगेटिंग स्टेप हुआ। अब लास्ट स्टेप है देखिए स्टेप 3 चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। देखिए इनके जो ये नाम है ये क्यों दिए गए हैं इस तरह से, ये भी अभी हम समझेंगे। इनिशिएशन का मतलब कि रिएक्शन का स्टार्ट होना, प्रोपगेटिंग मतलब रिएक्शन का आगे बढ़ना और टर्मिनेट मतलब कि रिएक्शन का स्टॉप हो जाना। अब इसके अंदर देखिए रिएक्शन होगी जो Cl प्लस Cl, Cl2 CH3 प्लस CH3 CH3 प्लस Cl, ये आ गया बस CH3 Cl। तो देखिए ये क्या है, मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन का। मीथेन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप। इसके लिए इसको देखिए एनर्जी चाहिए होती है और यहाँ पे जो ये Cl2 है जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो 2 फ्री रेडिकल्स क्लोरीन फ्री रेडिकल्स के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर देखिए जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो मीथेन के साथ रिएक्ट करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है और साथ में HCl। फिर मिथाइल फ्री रेडिकल दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा कंपाउंड आ जाता है, जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए जो ये रिएक्शन है ये बहुत लंबी चलती ही रहती है। तो इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए लास्ट में जो हमारे पास चेन टर्मिनेटिंग स्टेप आता है देखिए वो क्या है कि 2 जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल है वो दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जो CH3 के फ्री रेडिकल्स या जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स हैं वो इथेन बना लेते हैं और जो ये फ्री रेडिकल है क्लोरीन और CH3 वो क्या बना लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड बना लेते हैं। तो देखिए जो मैकेनिज्म था इसके अंदर, अब इस मैकेनिज्म में देखिए बात की गई कि जब क्लोरीन एटम रिएक्ट करता है CH4 के साथ तो जो ये जो चेन प्रोपगेटिंग स्टेप्स होते हैं ये इतने लंबे चले जाते हैं कि 1000 टाइम्स 100 टाइम्स इसकी जो रिएक्शन है वो आगे होती रहती है। इनको स्टॉप करने के लिए फिर हमें चेन टर्मिनेटिंग स्टेप को लिखना पड़ता है कि इसके अंदर बाद में ये रिएक्शन है वो इस तरह से स्टॉप होगी। उसके बाद देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे अभी हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बना है। अब दोबारा अगर मिथाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन दोबारा से क्लोरीनेशन करवाएंगे तो वहां पे हमें देखिए CH2Cl2 मिलेगा, मतलब डाइमिथाइल क्लोराइड मिलेगा। तो जब डाइक्लोरोमीथेन मिलेगा और जब डाइक्लोरोमीथेन मिलेगा देखिए तो उसके अंदर भी जो रिएक्शन है और
एंथैल्पी क्या है, और इसके अंदर जो ये बॉन्ड बन रहे हैं या जो बॉन्ड टूट रहे हैं उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, उससे देखेंगे जो रिएक्शन है उसमें एनर्जी का यूज कितना हो रहा है और कितनी एनर्जी इसमें निकल रही है। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप के अंदर देखिए यहाँ पे कोई भी बॉन्ड बन नहीं रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स के अंदर चेंज हो रहा है। तो जो पहली कंडीशन है देखिए, इसके अंदर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखिए हम लिखेंगे अल्फा डी एच से, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर इसको एक तरह से बोल सकते हैं एंथैल्पी अल्फा डी एच। तो देखिए फर्स्ट स्टेप के लिए देखते हैं, तो फर्स्ट स्टेप के लिए जो ये एनर्जी आएगी देखिए, ये आएगी 58 किलो जूल या किलो कैलोरी। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप के अंदर देखिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसके लिए यहाँ पे देखिए हम प्लस 58 लिख देते हैं इस तरह से। अब देखिए सेकंड स्टेप के अंदर, अब सेकंड स्टेप के अंदर देखिए यहाँ पे बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। सेकंड स्टेप जो है उसके अंदर बॉन्ड बन, यहाँ पे देखिए बन भी रहा है इधर से और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, दोनों ही केस हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी होगी, इस तरफ तो होगी 104 और इस तरफ होगी 103। कौन सी, डिसोसिएशन एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे देखो +1 आएगी। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे देखिए यहाँ पे बॉन्ड देखिए बन रहा है और वहां पे टूट रहा है, बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। जो फॉर्मेशन और डिसोसिएशन एनर्जी जो है हम दोनों जो माइनस करेंगे तो वहां पे +1 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है, इसके अंदर देखिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है वो तो कितनी 58, और जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी निकल रही है 84 किलो कैलोरी अल्फा डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस कंडीशन के अंदर देखिए जो एनर्जी है हमारे पास एक्स्ट्रा कितनी निकल रही है, -26 किलो कैलोरी, -26 किलो कैलोरी निकल रही है। उसके बाद देखिए जो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स है उसके अंदर देखिए कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, सिर्फ बॉन्ड सारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे देखिए जो एनर्जी आएगी, यहाँ पे सारी जो है एनर्जी देखिए निकलेगी सिर्फ -88, -84 और यहाँ पे -58। इस तरह से देखिए जितनी एनर्जीज है ये सारी माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड बन नहीं रहा, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, सिर्फ बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। और बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। अगर सिर्फ देखिए जो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है वो क्या है, उसके अंदर सिर्फ बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो -84 -88 84 है और ये 88 है और ये -58। अब देखिए इस स्टेप्स के अंदर क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा दैट इज चेन इनिशिएटिंग स्टेप। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरह की रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी देनी पड़ेगी जब, तो वहां पे देखिए +58 किलो कैलोरी एनर्जी हम सबसे पहले इसमें दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है दैट इज, अब देखिए फर्स्ट स्टेप जो है चेन इनिशिएट, इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। अब एनर्जी देनी पड़े हमें तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर हमें देखिए एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद देखो चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, जो ये चेन प्रोपगेटिंग स्टेप्स हैं उसके अंदर एक जो है, एक स्टेप के अंदर तो देखिए एनर्जी क्या हो रही है, +1, मतलब कि सिर्फ 1 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ रही है। लेकिन क्या है नेक्स्ट स्टेप के अंदर -26 इतनी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसके अंदर देखिए जो ये वाला जो स्टेप है, इसमें फर्स्ट स्टेप है वो तो क्या है, स्लाइटली सिर्फ क्या है, एंडोथर्मिक है, और जो सेकंड स्टेप है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक, मतलब कि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है और जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है उस स्टेप को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक स्टेप। फिर देखिए लास्ट जो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है उसके अंदर तीनों ही रिएक्शंस के अंदर देखिए एनर्जी सिर्फ रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो जो वो रिएक्शन है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप जितनी भी रिएक्शन है वो कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए इसमें हम इस स्टेप को छोड़ दें और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप को छोड़ दें, जो मेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा चेन प्रोपगेटिंग स्टेप के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस स्टेप के अंदर अगर हम देखिए एनर्जी का टोटल निकालें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा ये -26 और +1, तो यहाँ पे
किलो कैलोरी एनर्जी, इतनी एनर्जी देखिए हमारे पास आएगी इस स्टेप के अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मीथेन का जो क्लोरीनेशन है वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, इतनी रिलीज होती है, -25 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। जो इसमें क्लोरोमीथेन बनता है बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, वो इसके अंदर देखिए जो एंथैल्पी आती है, डेल एच की वैल्यू आती है, वो क्या आती है -25 किलो कैलोरी या -25 किलो कैलोरी पर मोल। तो हम कह सकते हैं कि जो मीथेन की रिएक्शन है, जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है वो कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इसके अंदर मिलती है। और बाकी जो ये वाला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक स्टेप। तो देखिए अभी एक फैक्टर की बात हुई है कि जो एनर्जी के चेंजेस थे, मतलब यहाँ पे देखिए क्या क्या एनर्जी के चेंज आ रहे थे, हमने वो स्टडी किए। तो चेंज इन एनर्जी फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस किया, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन्स के अंदर कि एनर्जी चेंजेस हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। उससे हमें देखिए निकल गया कि जो एनर्जी चेंज आ रहे हैं वो कितना आ रहा है कि जो पूरी रिएक्शन है उसके अंदर हमने इस स्टेप को तो छोड़ दिया। जो मेन रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ चेन प्रोपगेटिंग स्टेप के ऊपर, और उसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी आई है वो कितनी आई है -25। और जब एंथैल्पी माइनस में होती है तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन है देखिए तो उसको कोलिजन थ्योरी से समझाया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कोलिजन थ्योरी के ऊपर, या उसको उसके बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो तभी होती है जब उसके अंदर क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन होने का मतलब ये है कि उसको मिनिमम में तो इतनी एनर्जी देनी पड़े कि क्या हो जाए, कोलिजन हो जाए। और दूसरी चीज ये कि वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से होना चाहिए, मतलब ये कि जो कोलिजन थ्योरी है वो आगे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो है ओरिएंटेशन फैक्टर और सेकंड फैक्टर है एनर्जी, कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी जिससे इफेक्टिव कोलिजन हो जाए। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए देखिए सबसे पहले देखिए कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कोलिजन थ्योरी के ऊपर, या उसके कोलिजन थ्योरी के बेस पे हम क्या है रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, हम समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या है वो तभी होती है, रिएक्शन जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो तभी होगी जब उसके अंदर क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब कि उसको मिनिमम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिएक्शन हो जाए, और जो रिएक्शन होगी उसके अंदर जो दो एटम्स हैं वो इस तरह से टकराने चाहिए, मतलब उनका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी उनका इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगा। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है देखिए उसके अंदर दो चीजें एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट फैक्टर हमने स्टडी कर लिया चेंज इन एनर्जी, और सेकंड फैक्टर है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन देखिए हम कह रहे हैं कि दो चीजों पर डिपेंड करेगा मेनली। रेट ऑफ रिएक्शन को देखिए किससे एक्सप्लेन करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन अगर होगा तभी रिएक्शन होगी, और इफेक्टिव कोलिजन के लिए देखिए वो उसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो क्या कि ओरिएंटेशन फैक्टर, और सेकंड है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर की। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या चीज है देखिए, तो ओरिएंटेशन फैक्टर की बात करें तो उसमें कह रहा है कि अगर कोई इफेक्टिव कोलिजन हमें कराना है, मतलब कि दो एटम्स को अगर हमें कोलाइड करवाना है, टकराव करवाना है, वो इस तरह से होना चाहिए कि रिएक्शन हमारी हो जाए। तो उसके लिए हमने देखिए एग्जांपल लेते हैं हम कि हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल की रिएक्शन करवाई हमने HBr के साथ। तो देखिए इस तरह से क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस HBr। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल आया प्लस
HCl। इस तरह से रिएक्शन हमारे पास मान लीजिए कोई है। अब इसके अंदर देखिए ये कहता है कि ये जो रिएक्शन है वो किस तरह से होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे Cl ले लें प्लस में BrH, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। दोबारा देखो यहाँ पे Cl लिया BrH, कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर दोबारा Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल लिया, अब यहाँ पे हमने लिया Br और H, इस कंडीशन में भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि कोलिजन होने के लिए, मतलब जो टकराव होगा उसके इफेक्टिव होने के लिए इसका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब कि जो ये HBr मॉलिक्यूल है इसका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी ये रिएक्शन होगी। अब देखिए Cl प्लस HBr, जब ये HBr इस तरह से फ्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ होगा, इस कंडीशन के अंदर ही देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगी। हमारे पास HCl प्लस में ब्रोमीन फ्री रेडिकल आएगा। तो ये ओरिएंटेशन फैक्टर था कि देखिए जो इन तीन कंडीशंस थी इनके अंदर जो कोलिजन हो रहा था वो इनइफेक्टिव हो रहा था, मतलब कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस तरह के टकराव से कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स टकरा भी रहे थे तो उनका एक कोई प्रॉपर अभिविन्यास, उनका कोई ओरिएंटेशन नहीं था। लेकिन जो ओरिएंटेशन है, जब इस तरह से रिएक्शन होगी, जब ये HBr मॉलिक्यूल Cl को इस तरह से अटैक करेगा, इस तरह से जब Cl का जो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है और जैसे हाइड्रोजन टकराएगा, तभी यहाँ पे हमें HCl बनेगा और साथ में ब्रोमीन का फ्री रेडिकल आएगा। तो फर्स्ट फैक्टर देखिए क्या था, ओरिएंटेशन फैक्टर। अब नेक्स्ट देखिए हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी की। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को देने के होने के लिए हमें देनी पड़ती है उसे। तो देखिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किसी रिएक्शन के होने के लिए जरूरत होती है, जिसकी उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए या जो रिएक्शन है उसके होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है किसी भी रिएक्शन के होने के लिए, वो एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे किसके अंदर, दो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स में पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर देखिए वो कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखिए हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी करेंगे। और जो वो क्या है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए अभी हमने बात किया कि जो सारे कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव नहीं होते और उसके अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन भी नहीं होती। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और साथ में उसके पास इतनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको रिएक्शन को होने के लिए कि उसके अंदर जो कोलिजन है वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, और इस तरह से क्या है केमिकल रिएक्शन होगी। तो इसके बाद देखिए इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए देखिए इस तरह से हम एग्जांपल ले लेंगे मीथेन वाला, कि हमने क्लोरीनेशन करवाया मीथेन का। तो इसके अंदर देखिए इसके अंदर दो ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं कि मान लीजिए हमें क्या है, यहाँ पे देखिए Cl प्लस CH4 CH3 प्लस HCl। अब यहाँ पे देखिए इधर तो 104 था, इधर 103, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए +1 किलो कैलोरी एनर्जी, तो देखिए हमें क्या थी इसके अंदर एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हम देखेंगे कि अगर हमें HCl मॉलिक्यूल बनाना है, यहाँ पे देखिए हमें क्या है HCl मॉलिक्यूल बनाना है, तो उसके लिए हमें +1
कि रिएक्शन के होने के लिए 1 किलो कैलोरी एनर्जी तो चाहिए। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे कि CH4 का जो यहाँ पे मीथेन का जो क्लोरीनेशन हम करा रहे हैं उसके अंदर 8 तरह के मान लीजिए कोलिजन हो रहे हैं, लेकिन वही एक कोलिजन इफेक्टिव होगा जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड होंगे और उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी एक्टिवेशन की, जो कोलिजन है वो हो जाए और उसी के कारण क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके अंदर। पोटेंशियल एनर्जी और ये रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इसको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर से ये Cl प्लस CH4 ये तो है रिएक्टेंट और यहाँ पे ये प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए देखिए यहाँ पे ये CH3 प्लस HCl। अब देखिए इसके अंदर ये क्या कहता है कि ये ग्राफ ड्रॉ किया हमने, मान लीजिए ये जो रिएक्शन है तो यहाँ पे रिएक्टेंट को देखिए, ये जो पूरी एनर्जी थी देखिए यहाँ पे हमें 104 एनर्जी देखिए वहां पे देनी पड़ी, 104 कैलोरी या फिर इसको कह लो 1 किलो कैलोरी मतलब एनर्जी देनी, क्योंकि 103 एनर्जी तो यहाँ पे रिलीज भी होगी, ठीक है। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो तो कितना होगा, 1 किलो कैलोरी का डिफरेंस होगा, देखिए 1 किलो कैलोरी का डिफरेंस होगा, ठीक है। 1 किलो कैलोरी का डिफरेंस जो है वो ये शो कर रहा है यहाँ पे देखिए कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो उसके अंदर हमें जो एनर्जी देनी पड़ी वो कितनी देनी पड़ी, 1 किलो कैलोरी। और यहाँ पे देखिए यहाँ तक इसकी जो एनर्जी होगी एक्टिवेशन एनर्जी, इसको लिखा हुआ है 4 किलो कैलोरी। तो अभी देखो ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर देखिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, कितनी देनी पड़ी हमें, 4 किलो कैलोरी देनी पड़ी। और यहाँ पे जो एंथैल्पी का डिफरेंस आया दोनों की एंथैल्पी का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 1 किलो कैलोरी। तो इस तरह से जो रिएक्शन है उसका ग्राफ है देखिए कि पहले क्या हुआ, यहाँ पे जो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल था जो उसको मीथेन के साथ रिएक्ट करवाया तो उसको इतनी एनर्जी है, एनर्जी का बैरियर जो ई एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्रॉस करना पड़ा, और जब वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ जो उसकी एनर्जी वापस स्लो शो होनी शुरू हुई, वहां पे वापस मिथाइल फ्री रेडिकल और साथ में HCl जब बना तो जो दोनों का एनर्जी डिफरेंस आया वो कितना आया, 1 किलो कैलोरी का आया, मतलब उसके अंदर हमें 1 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ी। तो देखिए इस तरह से ये रिएक्शन जो थी मैकेनिज्म था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का। इसके अंदर देखिए हमने बात करी दो चीजों पे डिपेंड करी थी, एक तो एनर्जी फैक्टर के ऊपर या फिर चेंज इन एनर्जी के ऊपर, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे इफेक्टिव कोलिजन से, उसके अंदर हमने आगे 2 फैक्टर स्टडी किए, एक तो ऑक्सीडेशन फैक्टर और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसके बाद देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के बाद आपके इसके अंदर एक और टॉपिक दे रखा है ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट, जिसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्योंकि यही सेम जो आपका टॉपिक है ये सेकंड जो आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसके अंदर वही सेम चीज दे रखी है, तो वो आप वहां से स्टडी कर लेना। और इसके बाद इसका लास्ट में हैलोजेशन जो है इसका मैकेनिज्म है हायर एल्केन्स का, वो टॉपिक एक बचता है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज की